एज ए लाइफ पार्टनर रहने के लिए जब दो अपोजिट सेक्स के लोग एग्री करते हैं तो इसको हम मैरिज कहते हैं। या फिर और दूसरे वर्ड में आप कहने की कोशिश करें तो दो अपोजिट सेक्स के लोग जब हस्बैंड और वाइफ के रूप में रहने के लिए एग्री करते हैं तो इसे हम मैरिज कहते हैं। ये लीगल डिफिनेशन हो गई। और बाकी आप पुराने धार्मिक दृष्टिकोण से कहेंगे तो आजीवन साथ रहने के लिए, जन जन्मांतर का साथ निभाने के लिए, उसके लिए एग्री करना तब मैरिज कहलाता था उस समय में। लेकिन अब उस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए आप लीगल वे में कहेंगे कि अपोजिट सेक्स के लोग जब एक साथ रहने के लिए एज ए लाइफ पार्टनर या एज ए हस्बैंड वाइफ रहने के लिए एग्री करते हैं तो उसी को हम मैरिज कहते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लाइफ को सेटल करना, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और जनरेशंस को अपने आगे बढ़ाना, ये मेन इसका ऑब्जेक्ट है, गोल है मैरिज का। अब बात आती है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ व्हाट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैलिड मैरिज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वैलिड मैरिज के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या एसेंशियल्स क्या हैं, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद काइंड्स ऑफ मैरिज की बात करेंगे हम लोग। तो कम से कम कोशिश करेंगे हम लोग कि 2 टॉपिक कवर करें, काइंड्स ऑफ मैरिज और वैलिड मैरिज के जो एसेंशियल्स हैं उनकी बात की जाएगी। तो मैरिज को अगर उसको वैलिडिटी प्रदान करनी है, उसको वैलिडिटी देनी है, तो उसमें कुल 5 एसेंशियल्स की बात की गई है। इसके लिए सेक्शन 5 बात करता है। तो सेक्शन 5 यानी 5 और 5 एसेंशियल्स, यानी आपको लर्न करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है कि सेक्शन 5 एसेंशियल्स। अब उस 5 एसेंशियल्स में एक बात जो बेसिक बात है वो जुड़ जाती है, 6 बातें कुल हो जाती हैं। छठी बात जो है कि दोनों पार्टीज का हिंदू होना मस्ट है, यानी बोथ पार्टीज मस्ट बी हिंदू। अगर वो हिंदू नहीं है तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मैरिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि फिर उसके लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, और उस एक्ट में अलग अलग यानी डिफरेंट रिलीजन के लोग भी आपस में मैरिज कर सकते हैं। तो यानी एक एसेंशियल्स के रूप में या एक इंग्रेडिएंट्स के रूप में हिंदू होना मस्ट नहीं कहा गया है, मतलब इंग्रेडिएंट्स के रूप में, लेकिन वर्डिंग आई हुई है कि 2 हिंदुओं के बीच विवाह जो है कॉन्स्टिट्यूट तभी होगा जब ये 5 एसेंशियल्स फुलफिल होंगे। तो यानी हिंदू होना भी मस्ट हो गया। तो हिंदू होना एक टर्म्स एंड कंडीशन है, एसेंशियल है या इंग्रेडिएंट्स है। इसके बाद जो 5 बातें की गई हैं वो क्या है कि वो बाइगेमी नहीं होनी चाहिए। बाइगेमी नहीं होनी चाहिए का मतलब कि दोनों में से किसी भी स्पाउस का जो पार्टनर है, यानी जो स्पाउस है अगर आप कहें, वो जीवित नहीं होना चाहिए। यानी नीदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। यानी जब आप मैरिज करने जा रहे हैं तो आपका स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, पहला एसेंशियल। यानी अब इसकी अगर हम थोड़ा सा व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें इस बात को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपकी एक मैरिज हुई, तो बात आती है कि क्या दोबारा मैरिज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। इस तरह से सिंपल वे में लिटरल मीनिंग कहें अगर तो। लेकिन अगर मेरे स्पाउस की, स्पाउस मीन्स वाइफ या हस्बैंड जैसा भी केस हो, उसकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है तो फिर मैं दूसरी मैरिज कर सकता हूं, लेकिन एक के जीवित रहते हुए दूसरी मैरिज नहीं कर सकता। ये इसका पूरा कंसेप्ट मतलब ये निकला। डिवोर्स हो गया तो भी मैरिज दोबारा हो सकती है, डेथ हो गई तब भी दोबारा मैरिज हो सकती है, या जो मैरिज पहले हुई थी वो वॉइड डिक्लेयर कर दी गई तब भी। यानी 3 ऐसी कंडीशन हैं जिसमें कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, उसके जीवित रहते हुए नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी शादी आपकी हो सकती है। तो कुल मिला के एक पत्नी या एक पति के जीवित रहते हुए दूसरी शादी या दूसरा विवाह, दूसरी मैरिज आप नहीं कर सकते। पहली कंडीशन ये हो गई कि आपका कोई स्पाउस सर लिविंग नहीं आपने होना। इसमें 3 कंडीशन बनाई। एक तो डिवोर्स बताया, दूसरा जो है हाँ लाइव नहीं होना चाहिए सेकंड पार्टनर आपका हाँ जो पुराना हाँ। पार्टनर। थर्ड कौन सा बताया? थर्ड है वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि डिवोर्स भी ना हुआ हो और वो लिविंग भी हो, लेकिन वो जो मैरिज हुई थी आपकी वो वाइड थी। तो वाइड मैरिज के कंडीशन में आप दूसरी मैरिज कर सकते हैं। अब इसके बाद, और दूसरी मैरिज वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ इसका मतलब रीमैरिज, रीमैरिज की बात हो रही है। तो रीमैरिज आप कर सकते हैं, लेकिन आपका स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, या वो बाकी जो कंडीशन बताई मैंने वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए।
अब जो दूसरी कंडीशन, यानी कुल 5 कंडीशन की पहले हम लोग चर्चा कर लें, 5 कंडीशन का नाम ले लें। तो बोथ पार्टीज मस्ट बी ए हिंदू, पहला। दूसरा, बाइगेमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मोनोगेमी होनी चाहिए। फिर मेंटल कैपेसिटी की बात की गई है, और तीसरी बात आ गई एज ऑफ द पार्टीज। फिर इसके बाद बात की गई है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। यानी जो सेक्शन 5 में 5 बातें की गई हैं, अगर उन 5 की बात आप करें केवल, तो मोनोगेमी होनी चाहिए। दूसरा, मेंटल कैपेसिटी की बात की जाएगी। तीसरा, एज ऑफ द पार्टीज की बात की जाएगी। चौथा, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात होगी। और 5वीं बात की जाएगी सपिंडा रिलेशनशिप। ये 5 एसेंशियल्स की बात की गई है सेक्शन 5 में। और छठी बात मैंने कही कि दोनों पार्टीज का हिंदू होना मस्ट है, ये भी एक शर्त है उनकी। तो कुल 6 शर्तों की बात इसमें की है। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। तो बाइगेमी या मोनोगेमी की सर बात एक बार सर एक बार और रिपीट कर देंगे। पहला तो आपने बाइगेनी बोला, दूसरा आपने जो बोला कि बोथ पार्टी मेंटल शुड बी। कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी। तीसरा, एज ऑफ द पार्टीज। चौथा, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। और 5वां, सपिंडा रिलेशनशिप, सपिंडा रिलेशनशिप। और लास्ट जो मैंने कहा, बोथ पार्टीज मस्ट बी ए हिंदू, बोथ पार्टीज मस्ट बी ए हिंदू। तो जिसमें से पहले वाले को यानी बाइगेमी को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। बाइगेमी या मोनोगेमी, जैसे भी आप निगेटिव पॉजिटिव वे में बोलेंगे तो मोनोगेमी भी कर सकते हैं। बाइगेमी यानी बाइगेमी नहीं करनी है, मोनोगेमी करनी है, इस तरह। यानी मोनोगेमी पॉजिटिव वे में कहेंगे आप, और बाइगेमी को निगेटिव वे में बताएंगे। अब मेंटल कैपेसिटी की जो बात है कि जो दो पार्टीज का एक साथ रहने का एग्रीमेंट हो रहा है, उन पार्टीज की कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि पहला, अब उसमें दूसरे में पहला यानी ABC करके आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं कि कैपेबल टू गिविंग ए वैलिड कंसेंट। यानी जो पार्टीज हैं जो एक साथ रहने के लिए एग्री कर रहे हैं, वो अपनी फ्री और फेयर कंसेंट देने के लिए कैपेबल हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। यानी मेंटल कैपेसिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने ए लिखा पहला कि कैपेबल टू गिविंग ए वैलिड कंसेंट। और दूसरी क्या उनकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, फिट फॉर मैरिज, फिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, फिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। यानी जो पार्टीज होंगी वो कंसेंट देने के लिए, वैलिड कंसेंट देने के लिए उनकी कैपेसिटी हो। दूसरा, मैरिज के लिए वो फिट हो फिजिकली, मेंटली। और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए फिट हो। ये दूसरी कंडीशन हो गई, यानी मेंटल में दूसरी। और फिर मेंटल में तीसरी कंडीशन हो गई सी, नॉट हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। यानी वो पागल ना हो। कुल मिला के मसला ये हो गया कि वो इंसेन ना हो, सेन पर्सन हो। तो ये 3 बातें हैं मेंटल कैपेसिटी से रिलेटेड। अब इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, एज ऑफ द सर थर्ड पार्टीज। पॉइंट प्लीज रिपीट कर दो सर, थर्ड पॉइंट। थर्ड पार्टी यानी दूसरे वाले पॉइंट में तीसरा पॉइंट जो है, नॉट हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि उसे दौरे ना पड़ते हों, उसे इंसैनिटी का अटैक ना आता हो। यानी आप सीधे वर्ड में कह सकते हैं कि वो साउंड माइंड का हो। दोनों पार्टीज जो हो वो साउंड माइंड की हो। यही बात आप बताने की कोशिश करें। अब जो तीसरा आपका पॉइंट है, तीसरा इंग्रेडिएंट्स है एज ऑफ द पार्टीज, एज ऑफ द पार्टीज। तो पार्टीज की जो एज की बात की गई है, जो ब्राइड होगी, जो ब्राइड होगी वो मिनिमम उसकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स। और जो ब्राइड ग्रूम होगा उसकी एज मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए। यानी दोनों पार्टीज की एज इक्वल नहीं है। 3 वर्ष जो है या 3 इयर्स का जो एज डिफरेंस है वो ब्राइड में और ब्राइड ग्रूम में, यानी पति और पत्नी के बीच जो एज डिफरेंस होगा, या आप कहें कि फीमेल और मेल के बीच में, वो 3 इयर्स का डिफरेंस होगा। फीमेल के लिए 18 ईयर और मेल के लिए 21 ईयर की बात की गई है सेक्शन 5 में। अब
इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इंग्रेडिएंट है, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो इसका क्या मतलब हुआ कि नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी जो आपने अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स के बीच बातें सुनी होंगी कि अरे ये तो मैटरनल आंट है, ये तो पैटर्नल आंट है, ये तो कजिन है आपस में, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई बहन, या ये डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन सन है। तो इस तरह की जितनी भी बातें आपने सुन रखी हैं, जो रिलेशन की बातें आपने सुन रखी हैं कि इन रिलेशंस में मैरिज नहीं हो सकती, वही बात यहाँ पे की जा रही है। यानी जो लोग अपने खास रिलेशन में हैं, जैसा कि मैंने नाम लिया एग्जांपल के लिए कि अपनी बहन का बेटा बेटी, भाई का बेटा बेटी, मतलब ऊपर की पीढ़ियों में भी, नीचे की पीढ़ियों में भी, इस तरह के लोगों के बीच, जहाँ की आप सामान्य तौर पे अपनी सोसाइटी में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशंस में देखते हैं कि वहां पे मैरिज हम लोग खुद अलाउ नहीं करते, वो लॉ हो या ना हो, तो उन्हीं लोगों को आप कह रहे हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो उन रिलेशनशिप में आपकी मैरिज नहीं हो सकती जहाँ की लोग शादी विवाह करना पसंद नहीं करते हैं। उसी बात को आप बता रहे हैं कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैरिज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेकिन सर आपका इसमें एक पॉइंट है, हाँ, ये जो केरला में है, केरला में इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वहाँ हिंदू मैरिज नहीं एक्ट लागू नहीं है। अब इसी का आप एक्सेप्शन सुन लीजिए। अब यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है इसी फोर्थ एसेंशियल में कि जहाँ पे आपकी कस्टम और यूजेस अलाउ करते हैं, तो अगर आपकी कस्टम है तो फिर आप ऐसी मैरिज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल कि जहां पे इस तरह की कस्टम नहीं प्रिवेल कर रही होगी वहां ये लॉ अब प्रिवेल करेगा, और जहां कोई कस्टम होगी वो कस्टम प्रिवेल करेगी। ये पूरा है आपका लॉ। तो केरला में, अब जैसे हम लोगों ने पीछे क्लास में कस्टम की बात की थी कि कस्टम किसी फैमिली में भी हो सकती है, कस्टम किसी ग्रुप में भी हो सकती है, कस्टम किसी एरिया में भी हो सकती है, लोकेलिटी में भी हो सकती है। तो उस हिसाब से आप कस्टम को डील करेंगे, या इस तरह की मैरिज कस्टम से डील होगी। अब इसके बाद लास्ट आपका जो फिफ्थ पॉइंट है, सपिंडा रिलेशनशिप। तो सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये दोनों आपस में, किसी का माइक ऑन है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो सपिंडा रिलेशनशिप की जब आप बात करेंगे या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में ओवरलैपिंग कंसेप्ट है। यानी कि केवल कहने का अंतर होगा, बाकी कंसेप्ट दोनों एक ही होगा। कैसे, आप सुनिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में एक एक रिलेशनशिप की नाम लेके बात की गई है कि ये अच्छा भतीजी है, ये भतीजा है, ये हमारा जो है हमारे अंकल हैं, हमारे मैटरनल अंकल हैं, ये मतलब नाम ले लिया गया। और प्रोहिबिटेड सपिंडा रिलेशनशिप में कहा गया कि मदर की तरफ से थर्ड जनरेशन और फादर की तरफ से फिफ्थ जनरेशन, यानी यहाँ पूरी जनरेशन की बात कर दी गई, यानी ग्रुप की बात की गई। डिफरेंस बस यही है। तो यानी सपिंडा की जब बात की जाएगी तो आपको जनरेशन काउंट करना है, और जब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात की जाएगी तो आपको पर्सन टू पर्सन, जो आपके नियर एंड डियर रिलेशनशिप है, उनकी बात करनी है। बस अंतर यही आएगा, बाकी सभी ओवरलैप करेंगे। 3 जनरेशन आप मदर की तरफ बात करेंगे तो भी ये रिश्ते उसमें आएंगे, और फादर की तरफ आप 5th जनरेशन की बात करेंगे तो उसमें ये रिलेशनशिप आएंगी। लेकिन आपको बताना है कि 3rd जनरेशन तक मदर में और 5th जनरेशन तक फादर में हम मैरिज नहीं कर सकते, यानी जो फीमेल होगी और मेल होंगे दोनों, वो मैरिज नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि एक कंडीशन उसकी हिंदू है, कि दोनों पार्टीज का हिंदू होना मैंडेटरी है या मस्ट है कि दोनों पार्टीज जो है हिंदू हों। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे कि मैंने कुछ रिश्तों का नाम लिया, उसी तरह 2-4 रिश्तों को आप लिख सकते हैं कि ये फला रिश्ते हैं जो आपस में मैरिज नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की अगर बात करें आप, तो इसमें आप लिखना चाहें तो 2-4 नाम लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मेल है, तो मेल किससे किससे मैरिज नहीं कर सकता है, तो उस मेल के रिगार्डिंग लिखिएगा। फिर मैं फीमेल के लिए 2-4 रिलेशनशिप बता दूंगा। तो मेल के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं, तो मेल किससे किससे नहीं कर सकता, मदर से नहीं कर सकता, ग्रैंड मदर से नहीं कर सकता, डॉटर इन लॉ से नहीं कर सकता, ग्रैंड डॉटर इन लॉ से नहीं कर सकता, अपनी ब्रदर की वाइफ से नहीं कर सकता, अपनी ब्रदर की वाइफ से नहीं कर सकता,
फादर के ब्रदर यानी अंकल की वाइफ से नहीं कर सकता, मदर के ब्रदर यानी अपने मामा आप कहें जिसे, यानी ब्रदर के मदर्स ब्रदर की वाइफ से नहीं कर सकता, और ग्रैंडफादर के ब्रदर की वाइफ से नहीं कर सकता। और इसी तरह के और बहुत से रिलेशंस हैं, जैसे अपनी सिस्टर से नहीं कर सकता, अपने ब्रदर्स के डॉटर से नहीं कर सकता, सिस्टर की डॉटर से नहीं कर सकता, जैसा मैंने नाम ही लिया सब बहुत। तो इस तरह के रिश्तों से वो नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। और सपिंडा की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड जनरेशन अगर मदर की तरफ आप जाएंगे तो आपकी नानी और नानी की माँ, और फादर की तरफ आप जाएंगे तो आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के फादर और उन ग्रैंडफादर के फादर, यानी फिफ्थ जनरेशन वहां होंगे। तो दोनों में जब डिफरेंस करने की कोशिश आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यही होगा कि आप जनरेशन को केवल काउंट कर रहे हैं सपिंडा में, और रिलेशनशिप में उन्हीं रिश्तों को बता रहे हैं बस। बाकी अगर आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि जब आप जनरेशन की बात करेंगे तो रिश्ते उसमें स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे। अब अगर हिंदू की बात आप करें तो अगर हिंदू एक पार्टी नहीं है तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो दो रिलीजन के बीच में मैरिज प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन वो हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज नहीं होगी, बल्कि आपको तब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जाना पड़ेगा, वहां अपनी मैरिज को आप रजिस्टर करा सकते हैं, वो वैलिड मैरिज हो जाएगी। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट की बात जब आप करेंगे, सेक्शन 5 की बात आप करेंगे, तो यहाँ पे अदर रिलीजन के बीच में मैरिज आप नहीं कर सकते। ये तो हो गई 5 मेन जो कंडीशंस हैं। और छठी कंडीशन मैंने बताया कि रिलीजन का भी सेम होना चाहिए, यानी बोथ पार्टीज मस्ट बी ए हिंदू, ये होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है इसी से संबंधित कि क्या इंटरकास्ट मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट अलाउ करता है या प्रोहिबिट करता है। तो इन कंडीशंस में कहीं भी कास्ट की बात नहीं की गई है, कास्ट की बात नहीं की गई है, यानी वो एसेंशियल कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ किया गया है, परमिट किया गया है। दो भिन्न जातियों की मैरिज आपस में हो सकती है, वो वैलिड मैरिज होगी। यानी दो धर्म के लोगों की मैरिज को प्रोहिबिट किया जा रहा है एक तरह से, लेकिन दो कास्ट की मैरिज को प्रोहिबिट नहीं किया गया। इसी तरह से फिर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या जो गोत्र का कंसेप्ट है, जैसा कि आप अपनी सोसाइटी में देखते होंगे कि गोत्र लोग पूछते हैं और कहते हैं कि सेम गोत्र में मैरिज नहीं हो सकती, गोत्र भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब कि जो मदर का गोत्र है उस गोत्र में नहीं शादी होगी, जो फादर का गोत्र है उस गोत्र में शादी नहीं होगी। इस तरह की बात सुनते होंगे आप अपनी सोसाइटी में। तो इस तरह का भी कोई प्रोविजन नहीं है, यानी अगर आप सेम गोत्र में मैरिज करते हैं तो वैलिड मैरिज होगी। तो आपने क्या क्या जाना कि रिलीजन होना चाहिए सेम, लेकिन गोत्र और कास्ट का सेम होना कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। ये हो गया पूरा कंसेप्ट आपके वैलिड मैरिज के रिगार्डिंग। अब बात आती है कि क्या नहीं सर, सेरेमनी, इसमें एक पॉइंट है, जो हाँ गोत्र है ना वो हाँ हाँ, पार्शियली जो है प्रोहिबिटेड है, मैं क्योंकि वही मदर कह रहा का हूँ जो कि 3 जनरेशन है, फादर की 5 जनरेशन है, उनमें गोत्र एक ही रहेगा, यानी पार्शियली प्रोहिबिटेड है। तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि गोत्र के ग्राउंड पे मैरिज को हम इनवैलिड, वॉइड या वैलिडेबल नहीं कर रहे हैं, हम उसको वैलिड ही ठहरा रहे हैं। वहां कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं है। आप पार्शियल कहें, मैं बताने की बस ये कोशिश कर रहा हूं कि क्या उसके ग्राउंड पे हम मैरिज को वैलिड या इनवैलिड करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यानी हम कास्ट और गोत्र को इग्नोर कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। अब इसके बाद जैसा कि आपने कहा कंसेप्चुअल लेवल पे, तो आप सही कह रहे हैं कि उस लेवल पे अगर सोचें आप देखें तो वो बात अलग है, लेकिन एक्सप्रेसली ऐसा कुछ एक्ट में नहीं कहा गया। अब इसके बट बाद सर बात आती है, हाँ सर ये पार्ट ऑफ कस्टम है नॉर्थ इंडिया में, जबकि तो मैं साउथ का आपने एग्जांपल दिया उसमें अलाउड है, लाइक मामा भांजी की मैरिज अलाउड है। डिपेंड्स ऑन और सोसाइटी। तो मैंने आपसे यही वो कहा ना कि एक्सेप्शन में आ गया ना, वो तो बता वो दिया। वो एक्सेप्शन है, लेकिन जनरल जो रूल है वो रूल ये है, यानी लॉ ये है, वो एक्सेप्शन है उसका। तो एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, होंगे, उनको परमिट किया गया है। अब इसके बाद फिर बात आती है कि आप मैरिज को कब मान लेंगे कि मैरिज फुलफिल हो गई, यानी एक वैलिड मैरिज कंप्लीट हो गई। तो उसके लिए सेक्शन 7 में बताया गया, हालांकि वैलिड मैरिज को बताने के लिए आपको उसको बहुत अधिक रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, या कभी क्वेश्चन भी घुमा के कुछ पूछ लिया जाएगा। तो सेरेमनी के मामले में बात की गई है कि किसी सेरेमनी को कंपलसरी नहीं बनाया गया, लेकिन दोनों पार्टीज की अगर कोई सेरेमनी है
तो उस सेरेमनी को फुलफिल करना होगा वैलिड मैरिज को परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि अगर किसी फैमिली में, किसी कम्युनिटी में सप्तपदी कंपलसरी है, तो जैसे ही पार्टीज ने 7th स्टेप लिया वो मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सब बताने का मतलब मैं किस तरफ आपको लेकर चलना चाह रहा हूं कि यानी वैलिड मैरिज को कंप्लीट करने के लिए सेरेमनी को भी आपको फॉलो करना है। अब इसके बाद जहां जिस सोसाइटी में जैसी सेरेमनी होगी तब, नहीं है तो फिर वो कंपलसरी नहीं है, यानी सप्तपदी करना आपके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आपके सोसाइटी में ऐसा कस्टम है तो कहा गया कि जैसे ही आप 7th स्टेप लेंगे वो मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से जिस सोसाइटी में, जिस फैमिली में जो सेरेमनी होगी उसे उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस बात को बताने का मतलब दूसरा इसका एंगल क्या है कि इसका मतलब कि आपने गले में माला पहना दी, फूलों का हार पहना दिया, कुछ ऐसा कर लिया, तो ये वैलिड मैरिज को कंप्लीट नहीं करता। इस तरह के कई केस लॉ भी हैं, वो अलग एक मसला आएगा फिर कि इसी के साथ एराइज हो जाएगा क्वेश्चन कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सेरेमनी को फॉलो करना चाहिए, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि दो लोग साथ साथ रहने लगेंगे तो हम उनको लीगल स्टेटस दे देंगे हस्बैंड वाइफ का। तो ये अब कंसेप्ट दूसरा आ गया। अब इसको हमें समझना है इस तरीके से, ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि क्या विदाउट परफॉर्मिंग ऑफ मैरिज या विदाउट परफॉर्मिंग ऑफ एनी सेरेमनी दो पार्टीज जो है हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकते हैं या उनका लीगल राइट और लाइबिलिटी राइज हो सकता है? ये क्वेश्चन अब बन गया। तो इसका आंसर ये होगा कि जो करंट हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट है और लीगल और जुडिशियल डेवलपमेंट है वो इस तरह के लोगों को भी वैलिड ठहराता है, इस तरह के रिलेशन को, लेकिन वो सभी कंडीशन में नहीं। यानी वो एक लाइन में ये नहीं कह रहा है कि जो दो लोग रहेंगे एक साथ वो हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे, लेकिन अगर लंबे समय से वो रह रहे हैं, शायद पिछले लेक्चर में भी इस तरह की कोई बात हुई थी, तो उस सरकमस्टांस और फैक्ट को देखते हुए उनको लीगल स्टेटस दिया जा सकता है। और ये बात निकल के कहां से आई? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से। वहां कहा गया कि वो हस्बैंड वाइफ ना भी हो, लीगली वैलिड मैरिज ना भी उनकी हुई हो, तो भी उनको स्टेटस दिया जा सकता है और एज ए वाइफ वो क्लेम कर सकती है और एज ए हस्बैंड उससे क्लेम दिलाया जा सकता है। ये बात है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। और इसी बात को और भी अफर्म कर दिया कोर्ट ने ललिता टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में। 2018 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। और एक तरह से कोर्ट ने इसमें लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड ठहराया कि इस तरह से अगर दो लोग लंबे समय से रह रहे हैं, पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, उनको लीगल वैलिडिटी सोसाइटी की मिली हुई है एज ए हस्बैंड वाइफ, तो फिर उन्हें हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये है पूरा उसका कंसेप्ट लिव इन रिलेशनशिप का। अब इसमें जो पुराने केसेस थे उनमें तो कहा गया था कि वैलिड मैरिज होनी चाहिए, सेरेमनी को फुलफिल किया जाना चाहिए। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको बताना होगा अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो। अब इसके बाद बात आती है कि काइंड्स ऑफ मैरिज की, कि मैरिज कितने तरह की होती है। तो अगर आप अपने पुराने संदर्भों में जाएं तो वहाँ ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह, इस तरह की सब बातें की गई थी। तो उस तरह की बात आपको हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं की करना है, क्योंकि इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ जो काइंड्स ऑफ मैरिज की बात की जा रही है वो उसकी वैलिडिटी के ग्राउंड पे की जा रही है। तो काइंड्स ऑफ मैरिज का मतलब, इसमें जो कोर्ट मैरिज होता है उसमें तो कोई फंक्शन नहीं होता, तो वो इंडिविजुअल हाँ ये आपको अब समझना है कि जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट का केस हो गया। तो वहां सेरेमनी कंपलसरी नहीं है बल्कि वहां रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और इवन अब तो बार बार सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि मैरिज के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बनाया जाए। सेक्शन 8 आपका इसी हिंदू मैरिज एक्ट का है, वो कंपलसरी बना भी रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर किसी ने मैरिज को रजिस्टर नहीं कराया है तो केवल रजिस्टर न कराने के ग्राउंड पे मैरिज की वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसको 25 रुपए की फाइन देनी होगी। तो इसलिए जहां फाइन नहीं होगा, सैंक्शन नहीं होगा, जूरिस्प्रूडेंस में आपने पढ़ा है कि वहां फिर लोग आपके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मैटर बस ये है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन सबको कराना है, चाहे वो आप यहाँ करें कहीं करें। लेकिन 1954 के एक्ट में वहां सेरेमनी आवश्यक नहीं है, वहां रजिस्ट्रेशन करते ही आप वैलिड मैरिज या आप कहें कि आप हस्बैंड वाइफ का स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं। अब फिर बात आती है कि काइंड्स ऑफ मैरिज की। तो यहाँ पे 3 तरह की मैरिज की बात की गई है, यानी उनकी वैलिडिटी के ग्राउंड पे मैरिज को क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो मैरिज होगा वो वैलिड मैरिज होगा, दूसरा मैरिज है वो वाइड मैरिज है, और तीसरा मैरिज जो है वो वाइडेबल मैरिज है।
तो अब बात आती है कि हम किसे वैलिड मैरिज कहेंगे, किसे वाइडेबल मैरिज कहेंगे और किसे वाइड मैरिज कहेंगे। तो इन तीनों को जानने के लिए फिर आपको सेक्शन 5 को रेफर करना पड़ेगा। सेक्शन 5 को रेफर कैसे करेंगे आप, क्यों करेंगे? तो वैलिड मैरिज के लिए जो सेक्शन 5 की कंडीशंस हैं उनको आपने फुलफिल कर लिया तो वो वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो गई मैरिज। दूसरी मैरिज जिसमें कि आपने सेक्शन 5 के पहले ग्राउंड, चौथे ग्राउंड और पांचवें ग्राउंड का वायलेशन कर दिया। तो पहला, चौथा, पांचवा ग्राउंड है क्या? पहला यानी वही मोनोगेमी या बाइगेमी वाला मैटर, तीसरा चौथा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और पांचवा सपिंडा रिलेशनशिप। तो यानी आपने एक अपने स्पाउस के यानी लिविंग स्पाउस के होते हुए सेकंड मैरिज परफॉर्म कर ली तो सेकंड मैरिज वाइड हो जाएगी। और वाइड कहाँ होगी, किस सेक्शन में? सेक्शन 11। सेक्शन 11 वाइड मैरिज की बात कर रहा है। तो सेक्शन 11 में 3 ग्राउंड बताए गए हैं, सेक्शन 5 का पहला, सेक्शन 5 का 4th और सेक्शन 5 का 5th ग्राउंड। तो यानी आपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज कर ली तो वो मैरिज वाइड मैरिज हो जाएगी, और आपने सपिंडास के बीच में मैरिज की हुई है तो वो भी मैरिज वाइड हो जाएगी। अब फिर आपका क्वेश्चन होगा कि तो फिर उनको छूट दी गई है कस्टम में या जो भी बातें हैं, तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। मेन मामला यही है कि अगर कॉमन पीपल जो कि किसी कस्टम से गवर्न नहीं होता है वो अपने सपिंडास के बीच में मैरिज करता है, अपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बीच मैरिज करता है, या अपने स्पाउस के लिविंग होते हुए मैरिज, सेकंड मैरिज परफॉर्म करता है, तो वो ये तीनों मैरिज वाइड डिक्लेयर कर दी जाएंगी या वाइड अपने आप एबिनिसियो हो जाएंगी। अब इसी वाइड ये मैरिज के केवल लिए कहा सर गया, 55 में है ना, 54 में नहीं है ना ये? वहां तो नहीं ये वैलिड सब ही रहेगी। वहां सब ये सब बातें नहीं है। तो अब इसके बाद जो बात 54 का हमें रेफरेंस ही नहीं लेना है, वो तो मैंने सिर्फ ये रिलीजन के लिए बता दिया, वहां आपको ना पढ़ना है ना उसके बारे में आपको सोचना है। आपको हिंदू मैरिज की बात करनी है, उसी से क्वेश्चन आना है और उसी को आपको समझना भी है। वो तो एक्सेप्शनल केस है कि जहां आप चाहते हो दो धर्मों के लोग या दो लोग अपने सेरेमनी को परफॉर्म नहीं करना चाहते तो वो जाए रजिस्ट्रेशन करा लें, वो उनकी मैरिज जो है वैलिड हो जाएगी। तो उसका आपको बहुत रेफरेंस नहीं लेना। अब इसके बाद जो बात आती है कि वाइड मैरिज का ये ललिता कॉन्सिक्वेंस टोप्पो क्या का नाम दोबारा बताना सर एक बार। है? ललिता टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। स्टेट ऑफ झारखंड, ये 2018 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। और इस ललिता टोप्पो के केस के पहले एक केस आया था चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार, ये 2011 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इस केस में पहली बार ये कहा गया कि अगर वो लीगली वेडेड वाइफ नहीं है तो भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या उसके जो एज ए वाइफ राइट्स हैं वो होंगे। तो इसी बात को फिर चैलेंज किया गया था, या इसी बात को आप कहें कि रिव्यू के लिए लाया गया। तो फिर ललिता टोप्पो में अफर्म कर दिया गया इस मामले को कि नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के राइट्स और लायबिलिटी एराइज होंगे और वो रिलेशनशिप लीगल मानी जाएगी। तो फिर इसके बाद जब हम वाइड मैरिज की बात कर रहे हैं तो वाइड मैरिज का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अगर वाइड मैरिज है तो उससे दोनों पार्टीज के कोई राइट और लायबिलिटीज एराइज नहीं होंगे एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। एक राइट और लायबिलिटी एराइज होगा मेंटेनेंस का, और मेंटेनेंस की बात की गई है सेक्शन 24 में, सेक्शन 25 में। सेक्शन 24 में ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन उसके टेम्परेरी मेंटेनेंस की बात की गई है, और सेक्शन 25 में परमानेंट मेंटेनेंस की बात की गई है। तो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है वो पार्टीज, और पार्टीज का मतलब वाइफ क्लेम कर सकती है, या हस्बैंड अगर उस स्थिति में है तो हस्बैंड कर सकता है। यानी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर जब आप सीआरपीसी में बात करते हैं, पुराने सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन 125 और नए बीएनएसएस की बात करें तो 144, तो वहां वाइफ केवल क्लेम कर सकती है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड या वाइफ दोनों क्लेम कर सकते हैं, दोनों के अगेंस्ट, जैसी भी सिचुएशन होगी, जैसा सर्कमस्टांस होगा। मान लीजिए वाइफ जो है वो अर्निंग है, हस्बैंड नहीं अर्निंग है, तो हस्बैंड भी अपनी वाइफ के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। ये मसला है। तो अभी हम लोग मेंटेनेंस नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, केवल हमने ये एक रेफरेंस लिया उसका कि हस्बैंड और वाइफ का जो राइट्स और लायबिलिटी होता है वो वाइड मैरिज में अराइज नहीं होता है। एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्शन क्या है उसका, मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं वो, परमानेंट मेंटेनेंस या टेम्परेरी मेंटेनेंस।
अब इसके बाद बात होती है दूसरे तरह यानी लास्ट काइंड्स ऑफ मैरिज के यानी वाइडेबल मैरिज के। तो वाइडेबल मैरिज क्या है? पहली बात तो यह है कि है क्या और किन किन ग्राउंड्स पे इसे वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी वाइडेबल मैरिज का ग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले अगर वाइडेबल मैरिज की बात की जाए तो वाइड मैरिज तो बात हो गई कि ये एब इनिशियो नल एंड वाइड है, यानी अगर वाइड मैरिज में यानी जो 3 कंडीशन की बात की गई वो 3 कंडीशंस हैं तो फिर आपको कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, वो मैरिज अपने आप ही नल एंड वाइड है, एब इनिशियो वाइड है, डिक्लेरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वाइडेबल मैरिज का मतलब ये होता है कि अगर इसमें जो बताई गई टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो एक पार्टी को राइट दिया गया है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा कि वाइड मैरिज का क्या मतलब है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का क्या मतलब है। तो वाइडेबल का मतलब है कि एक पार्टी चाहे तो उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कराए और ना चाहे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह उसे ट्रीट कर सकता है। तो उसी तरह से मैरिज के मामले में भी है, वाइडेबल मैरिज के मामले में कि जिस पार्टी को ये राइट है कि वो अपनी मैरिज को नल डिक्लेयर करा दे, वाइड डिक्लेयर करा दे, वो पार्टी चाहे तो वैलिड मैरिज की तरह ट्रीट कर सकती है और वो वैलिड मैरिज की तरह चलती रहेगी और मानी जाएगी। अब बात आती है कि उसके ग्राउंड क्या क्या है। तो ग्राउंड, पहला जो ग्राउंड है वो इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पे मैरिज को वाइडेबल, ये वाइडेबल हो जाएगी मैरिज, और इसे अगर जब डिक्लेयर करा दिया जाएगा तो ये वाइड हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा ग्राउंड है मैरिज विथ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ। अब एक क्वेश्चन आपका यही राइज होगा कि ये इम्पोर्टेंसी और अनसाउंड माइंड की बात डिवोर्स में भी की गई है, तो यहाँ ये बात क्यों की जा रही है? तो यहाँ इसलिए ये बात की गई है कि अगर ये कंडीशन प्री मैरिज थी, यानी विवाह के पहले से ही उसकी मेंटल कैपेसिटी उस तरह की थी, तब ये वाइडेबल मैरिज हो जाएगा, और मैरिज के बाद ये कंडीशन हुई तब ये डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। अब इसका मतलब यह है कि अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो वाइडेबल मैरिज है। अब वो जो व्यक्ति अनसाउंड व्यक्ति का स्पाउस है, उसका जो पार्टनर है, वो चाहे तो वैलिड मैरिज करे तो ट्रीट करे या कोर्ट में जाके उसको वाइड डिक्लेयर करा ले। अब इसके बाद जो थर्ड ग्राउंड है इसका, प्री मैरिज प्रेगनेंसी, यानी जब मैरिज हुई, उस मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके पहले से ही वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसके होने वाले हस्बैंड को इसकी जानकारी नहीं थी, और मैरिज होने के बाद उसे जानकारी हुई, और जानकारी होने के 1 साल के अंदर उसे पिटीशन फाइल करना पड़ेगा मैरिज को वाइड डिक्लेयर करने के लिए, कराने के लिए। और जब से उसे जानकारी हो गई उसके बाद से कोहेबिटेशन नहीं होना चाहिए, इसकी कंडीशंस हैं। इसके बाद सर ये वाइडेबल जब होता है तो वाइडेबल के बाद ये मेंटेनेंस क्लेम होगा इसमें या नहीं? आपने देखा कि जब वाइड मैरिज में मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट दिया गया है तो यहाँ तो बनेगा ही बनेगा, एक बात। और बिल्कुल एक रिसेंट केस आया है, बिल्कुल आपका इसी फरवरी का केस है, उसमें भी ये कहा गया है कि वाइड और वाइडेबल मैरिज के जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर हैं, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, वो टेम्परेरी मेंटेनेंस हो या परमानेंट मेंटेनेंस हो। और मैंने वाइड में बताया ही आपको कि बाकी कोई राइट और लाइबिलिटीज एराइज नहीं होती है एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन ये मेंटेनेंस वाला राइट एराइज हो जाता है और दूसरी पार्टी की लाइबिलिटी होती है कि वो दे। अब इसके बाद जो, हाँ क्या है, केस कौन सा है, नाम कुछ बताते हैं? हाँ वो मैं बता दूंगा, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वो चूंकि एकदम जस्ट मैंने उस पे लाइव लॉ पे देखा था तो मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा। हो सकता है कि नेक्स्ट जो ऑफलाइन क्लास होगी वहां, या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा नाम उसका लिख के, तो आप समझ जाइएगा कि ये उसी केस की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्राउंड कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड, यानी 2 पार्टीज के बीच में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर एक पार्टी की कंसेंट जो है वो फ्रॉड या फोर्स से ली गई है, तो जब उस फोर्स या फ्रॉड की उसे जानकारी होती है, फोर्स की तो जानकारी हो जाएगी उसे तुरंत, लेकिन फ्रॉड की जानकारी तो बाद में हो सकती है, तो उस फ्रॉड की जानकारी होने के बाद विद इन 1 ईयर वो पिटीशन फाइल करके अपनी मैरिज को वाइडेबल डिक्लेयर करा सकता है। और स्पेशली इस कंसेंट की बात की गई है जहां माइनर के लिए गार्जियन ने कंसेंट दी हो, तो उसको भी इसमें कवर किया गया है। अब इसके बाद लास्ट ग्राउंड है चाइल्ड मैरिज। अगर 2 व्यक्तियों की मैरिज होती है, जैसा कि आपने देखा 5th सेक्शन 5 में कि तीसरा उसका जो पॉइंट था वो था एज ऑफ पार्टीज, और एज की बात की गई है 18 ईयर ब्राइड के लिए और 21 ईयर ब्राइड ग्रूम के लिए। तो अगर वो 21 से कम या 18 से कम है
तो फिर वो अपनी मैरिज को वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। वो मैरिज यानी वाइडेबल है उनके अपने बिहाफ पे। ये 5 ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड्स पे किसी भी मैरिज को वाइडेबल, ये इस ग्राउंड के आधार पे मैरिज वाइडेबल है और पार्टी चाहे तो अपनी मैरिज को वाइड डिक्लेयर करा सकती है थ्रू कोर्ट। अब फिर यहाँ भी बात आ गई कि इन पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होंगे, तो वही सेम बात है, बस यहाँ पे अंतर वही आ जाएगा कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और जब तक मैरिज चल रही है तब तक वो उनके राइट्स और लाइबिलिटीज और रिलेशन उनका वैलिड मैरिज का होगा। वाइड और वाइडेबल में डिफरेंस, ये मेन डिफरेंस आ जाएगा। अब इसके बाद बात अगर आप करें कि इनमें डिफरेंस क्या है वाइड मैरिज में और वाइडेबल मैरिज में, तो वाइड मैरिज में और वाइडेबल मैरिज में जो सबसे पहला, अगर आप बीच में लाइन खींच के लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एक तरफ वाइड लिख लीजिए, एक तरफ वाइडेबल लिख लीजिए। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो सेक्शन का है कि वाइड मैरिज को डिफाइन किया गया है या एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 11 में, और वाइडेबल मैरिज को एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है सेक्शन 12 में। दूसरा जो डिफरेंस है वो है वाइड मैरिज के 3 ग्राउंड हैं जो सेक्शन 5 से लिए गए हैं। वाइड मैरिज के जो ग्राउंड हैं वो 3 हैं जो सेक्शन 5 से डायरेक्टली लिए गए हैं, और वाइडेबल मैरिज के जो ग्राउंड हैं वो 5 हैं और जो एक्सप्रेसली सेक्शन 5 से नहीं लिए गए हैं, यानी वो कोरिलेटेड तो हैं वहां से लेकिन डायरेक्टली वहां से नहीं लिए गए, क्योंकि वहां तो 5 पूरे ग्राउंड ही हैं और यहाँ वाइडेबल मैरिज के ग्राउंड 6 बताए जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां से नहीं ये लिया गया है बल्कि कोरिलेट कर रहा है वहां से। अब इसके बाद जो तीसरा ग्राउंड है कि वाइड मैरिज एब इनिशियो वाइड होती है, उसको अनल कराने के लिए किसी कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में एब इनिशियो वाइड है। और वाइडेबल मैरिज वैलिड मैरिज की तरह ट्रीट की जाएगी जब तक कि पार्टी कोर्ट में जा करके उसे वाइड डिक्लेयर न करा ले। फिर नेक्स्ट, वाइड मैरिज में उनको हस्बैंड और वाइफ का कोई राइट नहीं मिलता है, एक्सेप्ट वही मेंटेनेंस वाली बात की जाएगी। और यहाँ चूंकि वो वैलिड मैरिज है जब तक कि उसे डिक्लेयर न कर दिया जाए, इसलिए उनके हस्बैंड और वाइफ के रूप में पूरे राइट्स मिले होते हैं, उनको पूरे राइट्स और लाइबिलिटीज उनकी होती है, बनी रहती है। और दोनों में अगर आप लिखना चाहेंगे तो दोनों में जो चाइल्ड उन दोनों मैरिज से होंगे वो लेजिटिमेट चाइल्ड ट्रीट किए जाएंगे दोनों मैरिज में, चाहे वो वाइड हो या वाइडेबल मैरिज हो। ये सिमिलरिटी है दोनों की, यानी कॉन्सिक्वेंस आप लिखना चाहें कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो वाइड का भी और वाइडेबल का भी ये कॉन्सिक्वेंस है कि जो इस मैरिज से चाइल्ड बॉर्न होंगे वो लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे, चाहे वो वाइड हो या वाइडेबल हो। और वैलिड मैरिज के जो चाइल्ड होंगे वो तो आप ऑलरेडी वैलिड है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो ये यहाँ तक आपने समझा कि मैरिज, वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स क्या हैं, उसकी टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, मैरिज कितने तरह के होते हैं, और इसके बाद वैलिड मैरिज क्या है, वाइड मैरिज क्या है, वाइडेबल मैरिज क्या है। इसके बाद जो कुछ इससे रिलेटेड केस लॉ था वो मैंने आपको बताया। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट आपकी हो, एम्बिग्विटी हो तो आप पूछ लीजिए। सर ये लास्ट में आपने जो चाइल्ड के बारे में बताया इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ये थोड़ा वर्ड समझ नहीं आया तो चाइल्ड के बारे में मैंने ये कहा कि मान लीजिए अभी तक हमने कहा कि वाइड मैरिज हो गई, दो लोगों के बीच की मैरिज वाइड है, तो उसी बीच जब उनको पता चला कि उनकी मैरिज वाइड है तो एक बच्चा मान लीजिए जन्म ले लिया, बच्चा आ जाता है सीन में, तो उस बच्चे की वैलिडिटी क्या होगी, लीगलिटी क्या होगी। वाइफ और हस्बैंड के बारे में तो कह दिया गया कि भाई इनके बीच कोई लाइबिलिटी और राइट्स एराइज नहीं हुए एक्सेप्ट मेंटेनेंस, तो उस बच्चे का क्या होगा, उसकी लीगलिटी वैलिडिटी क्या है। तो कहा गया सेक्शन 16 में ये बात कही जा रही है आगे चल के कि जो वाइड और वाइडेबल मैरिज से बॉर्न चाइल्ड होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा, यानी वो वैलिड चाइल्ड है उन स्पाउस का। ये है पूरा कॉन्सिक्वेंस या पूरा लॉ। सर लेकिन उसमें जो वाइडेबल मैरिज में एक ग्राउंड तो वही है कि प्री प्रेगनेंसी हो मैरिज से पहले का, तो हाँ हाँ हाँ, चाइल्ड तो लेजिटिमेट होगा, तो उसमें फादर का नाम क्या उसी का मिलेगा? तो स्वाभाविक है कि वो फादर का नाम तो मिलेगा ही ना, जब वैलिड और हम लेजिटिमेट कह रहे हैं तो लेजिटिमेट वर्ड यूज करते ही वो फादर मदर तो वही है ना।
नहीं, बट वो तो ऑलरेडी पता है कि जी ग्राउंड जो डाइवोर्स का ग्राउंड वही है कि वो बच्चा ऑलरेडी मतलब किसी और का है। नहीं तो इसके लिए देखिए, अब इसमें क्या क्या ट्विस्ट आएगा, इसमें ट्विस्ट अब कहाँ से आएगा, अब कहाँ से कोरिलेट आपको करना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन है 10 बिल्कुल एग्जैक्ट मैं रिकॉल करके अभी बताता हूँ आपको, 1113 मतलब कुल मिला के आप देख लीजिएगा, लेकिन आपके पास वो एक्ट अभी नहीं होगा, वो 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। हाँ याद आ गया, 112 पुराने एविडेंस एक्ट का, नए बीएसए की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने एविडेंस एक्ट की। उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 112। वहां पे बात की गई है कि दो व्यक्तियों के विवाह के जारी रहने के दौरान अगर कोई चाइल्ड बर्न होता है या विवाह के बाद, डिसोल्यूशन के बाद 280 दिनों के भीतर, तो उस बच्चे को उस व्यक्ति का बच्चा माना जाएगा जिस दौरान वो विवाहित था। या अब इसमें फिर ट्विस्ट क्या आया कि एक बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि आपकी जो पहुंच थी उस महिला तक नहीं थी। अगर ये प्रूव कर ले जाते हैं आप, तब ये माना जाएगा कि वो आपका बच्चा नहीं है। तो अब ये सारे ट्विस्ट आएंगे उसमें कि क्या ये व्यक्ति वहां तक उसकी अपनी रीच थी नहीं थी, वो सारे मसले आएंगे। या फिर आपने प्रूव कर लिया कि हाँ वो दूसरे व्यक्ति का ही चाइल्ड है, तब तो फिर आप उससे बाहर हो गए। तो मतलब लॉ चारों तरफ से वो जुड़ा हुआ है, सारी बातों को देखते हुए ही डिसीजन लिया जा सकता है। एक लाइन में आप नहीं कह सकते कि हाँ ये है या ऐसे है। बायोलॉजिकल फादर नहीं होंगे। हाँ, ये सारे मुद्दे उसमें जुड़ेंगे। हाँ, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंसी भी एक ग्राउंड है सर, जो डाइवोर्स का। सॉरी, इम्पोर्टेंसी भी एक ग्राउंड है हाँ। वाइडेबल मैरिज में। तो उस केस में भी वो फादर तो हो ही नहीं सकता बायोलॉजिकल। नहीं तो अब ये इम्पोर्टेंसी किस लेवल की है, किस, ये सब मसले थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को क्या समझना है कि अगर इम्पोर्टेंसी है और वो इम्पोर्टेंसी इस लेवल की है, तो ये इम्पोर्टेंसी जब होगी तो वो बच्चा होगा ही नहीं। अगर आ गया तो इसका मतलब तब तो अपने आप ही प्रूव हो गया कि उसका नहीं है। लेकिन अगर वो मैरिज चल रही है, मैरिज ड्यूरिंग मैरिज बर्थ होती है, तो एज पर सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट वो उसका बच्चा माना जाएगा। और यहाँ भी आप लिजिटिमेट मान ही रहे हैं, तो ये इसमें सब ट्विस्ट हैं। क्योंकि उस बच्चे के हित को, बच्चे के पैरामाउंट कंसिडरेशन के लिए डिसीजन लिया जाता है कि बच्चा इधर उधर ना भटके। ये बात इससे जुड़ी हुई है। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे आपने एक बताया वॉइड और एक वॉइडेबल। तो वॉइड के अकॉर्डिंग तो ये है कि जो वॉइड एक्ट के अंतर्गत जो भी मैरिज होती है वो बिगिनिंग से ही मतलब इलीगल रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये और जो वॉइडेबल है बाद में किसी फैक्ट का पता चलता है जिसकी वजह से वो जो है वॉइडेबल है। जैसे आपने बताया कि एज फैक्टर, तो उस टाइम पे सब लोग ये समझ के शादी कर रहे थे कि दोनों कपल्स का एज अबव 18 एंड जो है 21 है। बट बाद में आपको आइडेंटिफाई होता है कि इनका एज कंप्लीट नहीं है। तो बाद में या तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर उसको जो है इलीगल करार करके आपको डिवोर्स ले सकते हैं एक दूसरे से, या कोई भी डिवोर्स जैसे नहीं, आपने वो डिवोर्स बताया। यूज नहीं करना। डिवोर्स तो एक अलग रिलीफ है। अपनी मैरिज को वो वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। ओके, वॉइड डिक्लेयर। और जो जैसे आपने मेंटल कंडीशन में, जैसे स्टार्टिंग में पता था कि ये फिजिकली फिट है, बट बाद में पता चला कि ये तो कोई मतलब मेंटल इश्यू है, इसको उन्होंने छिपाया। तो बाद में वो कोर्ट में जाके उसको वॉइड करा सकता है। ये डिफरेंस सब्जेक्ट। हाँ। और जब तक वो ऐसा नहीं करता, वो मैरिज जो है वैलिड बनी रहेगी। तो सर वॉइड मैरिज में अगर लड़की वाले का तरफ से अगर गलती हुआ तो यहाँ लॉ देखिए, लड़की वाला और लड़का वाला नहीं ट्रीट करता है। लॉ तो बस पार्टी की बात कर रहा है कि कोई पार्टी ऐसा कर रही है। नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस तो लड़की को दिया जाता है ना, लड़का को नहीं। नो। अभी मैंने कहा कि जब आप सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम करते हैं या बीएनएसएस में मेंटेनेंस क्लेम करते हैं तो वहां वाइफ करती है। लेकिन जब आप हिंदू मैरिज एक्ट में क्लेम करते हैं तो यहाँ बोथ पार्टीज आर एलिजिबल फॉर मेंटेनेंस। दोनों में से कोई पार्टी क्लेम कर सकती है। मान लीजिए हस्बैंड जो है उसकी नौकरी छूट गई या वो नहीं कमाता है, लेकिन वाइफ जो है अर्निंग है, तो वो वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, वाइफ देगी। ओके। आपको प्रूव ये करना पड़ेगा पार्टीज को कि जो हस्बैंड है वो ये प्रूव करेगा कि मेरी अर्निंग नहीं है और वाइफ की अर्निंग है। ये उसको प्रूव करना पड़ेगा।
सर जो अपना अपने मैरिज वॉइडेबल करा देते हैं बाद में, सो विल दे बी कंसिडर्ड इन द आईज ऑफ द लॉ दैट दे वर मैरिड वंस, और ये बिल्कुल यार कभी मैरिज हुई नहीं है उनकी? क्योंकि डिवोर्स में तो होता है ना कि मैरिज प्रीवियसली हो चुकी है वन टाइम, तो हाँ वॉइडेबल का बिल्कुल फायदा क्या है? तो इसका मतलब है कि कभी उनकी शादी नहीं हुई है। डज दैट हाँ मीन जब हाँ बिल्कुल, जब जब सही वो वॉइड डिक्लेयर की जाएगी तो वो मान लिया जाएगा कि उनकी मैरिज नहीं हुई थी। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब वॉइडेबल के जो ग्राउंड्स हैं, इनका इसका कोई टाइम पीरियड होता है? स्पेशली अबाउट सब में टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन 2 ग्राउंड में टाइम पीरियड दिया गया है, जहां फ्रॉड और फोर्स के ग्राउंड पे आप वाइड डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं, और जहां आप प्री मैरिज प्रेगनेंसी को के बेस पे आप वाइड डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं, वहां टाइम लिमिट की बात की गई है। ओके। वहां 1 ईयर का टाइम लिमिट है, फोर्स या फ्रॉड का पता चलने के बाद या प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद 1 ईयर के भीतर आपको पिटीशन फाइल करना है। सर क्वेश्चन और है कि सप्तपति होना सॉरी तुम आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई है, फिर से क्वेश्चन। सर सॉरी हिंदू मैरिज एक्ट में सप्तपति होना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी कस्टम में सप्तपदी होती है तो सप्तपदी आप करेंगे, और जैसे ही आपने 7th स्टेप लिया वो मैरिज फुलफिल यानी कंप्लीट हो जाएगी। और सर जो आर्य समाज जो मैरिज होती है, क्या वो वैलिड होती है? जो वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं तो वो भी वैलिड होती है? लीगली वो वैलिड मैरिज नहीं है तो एज उसको पर लॉ। प्रूफ कैसे करेंगे? अगर प्रूफ क्या? कैसे करेंगे फिर कि वो वैलिड नहीं है? वो इसलिए वैलिड नहीं है कि आपने कोई सेरेमनी को परफॉर्म नहीं किया है, आपकी कस्टम आर्य समाज नहीं है, और आप उस तरह से मैरिज कर रहे हैं, तो वो वैलिड मैरिज नहीं है। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है कि वो किस ग्राउंड पे कब आया सर्टिफिकेट सर? इशू करते हैं। ये अब रिसेंटली आया होगा, कब आया? हाँ ये रिसेंट केस है, और इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि आप क्योंकि सोच के देखिए, अपना लॉजिक उसमें लगाइए। तो वो लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना। मेरी बात आप समझिए, आप जो कह रहे हैं उस पे अपना लॉजिक लगाइए कि कौन सा ऐसा लॉ है, जैसे आप फतवा जारी होता है, आप ध्यान से सुनिएगा बात को। तो फतवा जारी करने वाले मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन रेज किया, और इस आर्य समाज वाले में भी रेज किया कि किस लीगलिटी के ग्राउंड पे वो ऐसा कर रहे हैं, किसने उन्हें अथराइज किया है सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, या किसने उन्हें अथराइज किया है फतवा इशू करने के लिए। तो इस तरह से वो पैरेलल कोर्ट चलाना चाहते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, या पैरेलल लॉ इशू करना चाहते हैं, तो वो लॉ जो है आई ऑफ लॉ, वो उसकी कोई वैलिडिटी या कोई लीगलिटी नहीं होगी। सर वो वॉइड होता है, वॉइड फ्रॉम एन इश्यू। बिल्कुल उसकी कोई वैलिडिटी लीगलिटी नहीं है। उसमें भी तो विटनेस लगता है, उसमें तो 7 फेरे होते हैं। नहीं सर, इसमें एक पॉइंट है इसमें। मान लो उसमें जब हम लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ कर रहे हैं, और उन्होंने मान लो उसको वो साथ रह रहे हैं, तो लिव रिलेशनशिप में कवर हो गया वो। अब मेरी बात सुनिए, आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए। तो लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं लॉ कह रहा है कि 2 लोग जैसे ही रहना स्टार्ट करेंगे वो हस्बैंड और वाइफ हो गए। पूरे लॉ को समझिए। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि लंबे समय तक वो हस्बैंड वाइफ के रूप में रह रहे हैं, सोसाइटी में ऐसी मान्यता है, तो उनके राइट्स और लाइबिलिटीज एराइज हो जाएंगे किसके रिगार्डिंग? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। यानी वो वाइफ के रूप में क्लेम कर सकती है वायलेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और भी सारे राइट्स जो वाइफ को मिलते हैं, वो राइट्स एराइज हो जाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि 2 व्यक्ति जैसे ही एक दिन गए होटल में, 5 दिन 2 दिन 4 दिन उन्होंने साथ रहा और वो हस्बैंड वाइफ हो गए, क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप है। तो ऐसा लॉ को मत इंटरप्रेट करिए आप। तो इसी तरह से जब आप कहेंगे उस कौन से अभी मंदिर का नाम आपने लिया, तो मान लीजिए उस मंदिर में आप गए और आपने एक दूसरे को माला पहना दी, बस आप हस्बैंड वाइफ हो गए, ये लॉ नहीं है। लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट मत करिए। हाँ, अब जैसा कि आपने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को जब हम वैलिड कर रहे हैं तो उसको क्यों नहीं करेंगे, तो बिल्कुल वो भी हो जाएगा। कैसे होगा आप वो सुन लीजिए। मान लीजिए आप जैन समाज मंदिर में गए या आर्य समाज मंदिर, जो भी आपने नाम लिया, तो उस मंदिर से आप आए और हस्बैंड वाइफ के रूप में रहने लगे और समाज में लोग आपको उसी रूप में देखने लगे।
फिर जब आप 1 साल 2 साल 5 साल साथ रहते हैं और उस बीच में आपके बीच कोई दिक्कत हुई तो वाइफ जाती है, कहती है कि हम लोग आर्य समाज मंदिर में शादी किए थे और हस्बैंड वाइफ के रूप में रह रहे थे और इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और इसलिए मुझे वाइफ के रूप में ये रिलीफ मिलनी चाहिए। तब उस वाइफ को वो रिलीफ मिलेगी और हस्बैंड को पनिश किया जाएगा या उसकी लायबिलिटी हो जाएगी मेंटेनेंस के लिए या वगैरह वगैरह। तो पूरा लॉ ये है, ये नहीं है कि मंदिर में जाते ही बस वो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे या होटल में 2 दिन साथ रहने से वो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो लॉ को पूरा लॉ समझ लीजिए कि लॉ है क्या। बट सर वो सब वैलिड नहीं होगी जब मंदिर में आएंगे और अगर तो पति जाता तो वैलिड होगी सर कंडीशन है। आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, फिर से पूछ लीजिए। सर ये लिव इन का कोई टाइमिंग भी है कि इतने टाइम के बाद ही होगा ये जो राइट? देखिए ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो सर्कमस्टांस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि उस फीमेल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीजें कही जा रही हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल यही कर देना हस्बैंड वाइफ में कन्वर्ट कर देगा। देखिए लॉ इस तरह से अगर कहने लगेगा तो 2 लोग जो भी साथ में 5 दिन 10 दिन रहेंगे सभी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो ये लॉ नहीं है। लॉ का मतलब ये है कि लॉ चाहता है कि सभी के साथ जस्टिस हो। तो फीमेल को थोड़ा सा वीकर सेक्शन माना जाता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। सिर्फ प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उसे, इन सब वजहों से उसे हस्बैंड वाइफ नहीं बनाया जा रहा है। प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि वाइफ के रूप में अगर होती तो उसके जो राइट्स होते वो राइट्स दिए जा रहे हैं उसे। वो हाँ, केस अब डिफर करेगा ना, वो जो भी कंसेंट हो, जो भी आपके कोर्ट डिसीजन लेगा उसके अकॉर्डिंगली चलेगा वो। हाँ, ये फैक्ट और सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा कि किस सर्कमस्टांस में कोर्ट उन्हें हस्बैंड वाइफ का स्टेटस दे देगा, कब नहीं देगा। मैटर ये है, बाकी ये नहीं कि सर मोस्ट मैरिजेस होती हैं जैसे पंडित को बुलाया और शादी कर ली सेरेमनी के साथ। हेलो सर। हाँ सर मोस्ट मैरिजेस होती हैं जैसे पंडित जी को बुलाया, कोई फैमिली पंडित है या कोई शादी करी, सेरेमनी करी और शादी कर ली। सो सर अगर छोटी शादी हुई फॉर एग्जांपल और कोई रजिस्टर नहीं हुई वो मैरिज, तो कोर्ट में अगर एक डिनाई कर दे मेरी शादी हुई नहीं है, फोटोग्राफ झूठे हैं, तो वो कैसे प्रूव होगा अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो? क्योंकि पंडितों के पास भी ऐसा कोई लीगल राइट तो होता नहीं है कि आपके पास राइट है ये शादी कराने का। हाँ, और इसमें सर मैं ये भी ऐड ऑन करूंगा कि वो जो लॉयर होते हैं वो क्या करते हैं कि नोटरी पर, और उनको नोटरी पर लिख के दे देते हैं एफिडेविट टाइप का, उस पर लिख देते हैं कि दिस आर मैरिड फ्रॉम दिस डेट। अच्छा, वो आर्य समाज मंदिर वाली बात आप कर रहे हैं? जैसा कोई या कोई डिनाई कर दे कि हमारी शादी हुई नहीं है, चाहे हुई हो, तो फोटोग्राफ की बेसिस पे। सर एक्चुअली सर मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे पास एक सेम केस आया था। हाँ। तो उसमें क्या है कि एक लड़का लड़की थे, उन दोनों के मतलब आर्य समाज में क्या हुआ, नोटरी पर ही उनको एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया है शादरा जो है ना वहां पर। तो उनकी शादी जो ऐसे हुई थी कि उनके सर पे एक टोपी रखी और उन्होंने एक दूसरे को माला डाली और उनकी पिक्चर क्लिक कर ली। पिक्चर क्लिक करने के बाद उनको एक ना सर्टिफिकेट वकील ने नोटरी का वो दे दिया, सर्टिफिकेट नोटरी बना के जो एफिडेविट होता है वो नोटरी का वो दे दिया। और उसके बाद एक ना कार्ड होता है जो आर्य समाज, जिसपे आर्य समाज लिखा था और उनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो उन्होंने 2-3 दिन बाद वो उनको दे दिया। बट उनकी सप्तपति नहीं हुई और जो पंडित था वो कहीं चला गया और एकदम टूटा फूटा सा मकान था जहां पर ये फोटोग्राफ वगैरह पिक्चर क्लिक हो रही थी। तो बाद में सर वो लड़का कहता है कि मेरी सप्तपति नहीं हुई और मैं मतलब इससे जैसे वो लड़की उसके साथ कभी रही नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ उस दिन से भी मतलब अलग अलग अपने अपने पेरेंट्स के घर रहते थे। तो ये शादी सर वैलिड होगी या मतलब इनवैलिड रहेगी? अब ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनिए। जैसे जी इस केस में जैसा कि आपने कहा कि छोटा मोटा ऐसे सेरेमनी हुई और पंडित जी आए, ये कर दिया, और आपने कहा कि आर्य समाज मंदिर में ऐसा, दोनों लोगों का सेम आंसर है। जब ऐसे हस्बैंड और वाइफ कोर्ट के सामने आते हैं अपना वो पेपर लेके या उस मैरिज की फोटो 2-4 लेकर के और कहते हैं कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो इस ग्राउंड, आपका किसी का माइक ऑफ कर लीजिए। तो जब इस ग्राउंड पे आप ये साबित करने के लिए आते हैं कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं क्योंकि ये हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं और ये हमारे पास उनका सर्टिफिकेट है आर्य समाज मंदिर का या नोटरी है, जो कुछ भी है, तो इस सर्टिफिकेट या इस फोटोग्राफ्स के बिहाफ पे उसको मैरिज या वैलिड मैरिज डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। एक बात पहली। दूसरी बात ये
कि जो सेरेमनीज की फोटो हैं वो तो मैरिज है, वैलिड मैरिज है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये फोटोग्राफ्स ओरिजिनल हैं, ये पंडित जी ओरिजिनल थे, उस समय थे, पंडित जी आएंगे कोर्ट में बताएंगे कि हाँ मैंने मैरिज कराई थी, ये मेरे 10-5 रिलेटिव हैं, इधर ब्राइड की तरफ के, ये ब्राइड ग्रूम की तरफ के, सभी लोगों ने आकर के कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे दिया अगर कि हाँ हम लोग उपस्थित थे और जो हमारी फैमिलीज के या हमारी कम्युनिटी के, जो हमारी सोसाइटी की कस्टम्स थी, उन कस्टम्स को हमने फॉलो किया, तो वो तो वैलिड मैरिज है सिर्फ उन्हीं फोटोग्राफ्स और उन्हीं स्टेटमेंट्स पे। लेकिन जो आर्य समाज मंदिर का मामला है, ये सिर्फ उस एफिडेविट या उस फोटोग्राफ्स के बिहाफ पे मैरिज या वैलिड मैरिज नहीं है। अब इसी का दूसरा अपोजिट पॉइंट फाइट करना आप करें। दूसरा अपोजिट पॉइंट क्या है कि वही आर्य समाज वाले दोनों जो मेल और फीमेल हैं, वो मान लीजिए 5 साल तक एक साथ रहे, आपके केस में साथ नहीं रहे, और मैं अब उसका अपोजिट करता हूं कि वो लोग 5 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक साथ रहे, हस्बैंड वाइफ के रूप में रहे, बच्चा भी हो गया, सब कुछ है, तो चाहे वो आर्य समाज का मंदिर का सर्टिफिकेट हो ना हो, फोटो हो ना हो, तब उन्हें हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस देते हुए उन्हें उस वाइफ को रिलीफ दिलाई जाएगी। अंतर समझिए, स्टेट जैकेट कोई फार्मूला नहीं है कि हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर कर दिया जाए कब और क्यों नहीं, केवल रिलीफ देने और दिलाने का मैटर होता है। जब वो दोनों आप कह रहे हैं कि अपने अपने घरों पे रहे, अलग अलग रहे, तो आर्य समाज मंदिर कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है कि वो लोगों को हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर करे, एफिडेविट बनाए, ऐसा कुछ अथॉरिटी उसके पास नहीं है, कोई पावर नहीं है। और लिव इन रिलेशनशिप की जो आप लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ उन सरकमस्टांस को क्योर करता है कोर्ट, ना कि वो तुरंत 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर कर रहा है। वो ये कर रहा है कि अच्छा 1 साल, 2 साल, 6 महीना आप लोग साथ रहे, आप लोगों ने उस तरह का बिहेव किया, तो अब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाइए, परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा, मसला वो है। और जैसा कि दूसरा केस था कि सेरेमनी हुई, छोटी हुई चाहे बड़ी हुई, फोटोग्राफ्स थे या फोटोग्राफ्स नहीं भी थे, वो सभी रिलेटिव आएंगे कोर्ट में, कहेंगे कि हाँ कस्टम को फॉलो किया गया, पंडित जी आएंगे बताएंगे हाँ मैंने मैरिज कराई थी, तो वो मैरिज हो जाएगी, क्योंकि वहां कस्टम सेरेमनी को फॉलो किया गया था, मैरिज की गई थी। वो छोटी सेरेमनी थी, बड़ी सेरेमनी थी, कितने लोग थे, ये सब मायने नहीं रखता है। ये दोनों लोगों का मुद्दा है। अब बताइए। बट हमारे केस में सर ये था कि वो दोनों लड़के लड़की साथ भी नहीं रहे, और जो पंडित जी है उनका कुछ अता पता नहीं, पंडित तो बिहार चला गया कहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है। और सर उसमें विटनेस 2 लोग विटनेस थे लड़के के साइड से, तो उन्होंने भी ये बताया कि हाँ इनकी पिक्चर क्लिक हुई थी। अरे सर जी, क्यों आप उन्हीं फैक्ट्स को बार बार दोहरा रहे हैं? उन फैक्ट्स की कोई वैलिडिटी नहीं है, उन फैक्ट्स की कोई वैलिडिटी नहीं है। उसकी वैलिडिटी तब हो जाएगी जब वो साथ रहते, तब कोर्ट रिलीफ दे देता उस लड़की को या उस लड़के को, तब रिलीफ दे देता। अच्छा, उनको रिलीफ मिल जाता। हाँ, वो रिलीफ मिल जाती, बाकी आर्य समाज मंदिर को अथॉरिटी नहीं मिल जाती। अंतर समझिए। तो सर वो लड़की फॉर वो मेंटेनेंस वगैरह वो भी चार्ज नहीं कर सकती? अब अभी कैसे करेगी जब वो घर रही नहीं, सिर्फ फोटो क्लिक हो गई, तो इससे थोड़ी हो जाएगी मेरी। सर आप समझ नहीं रहे, अनिल जी की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने केस लड़ना है, उसके पॉजिटिव पॉइंट बताइए आप। अब इस तरह से आप खुल के बताइए।